हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, in which I am going to discuss about the biocontrol agents. Before discussing of biocontrol agents, I have to discuss about some topics which is related to the previous lecture. Right? I already have discussed about the biogas plant, or I already have discussed about the microbes for the production of biogas. तो एज यू नो वेरी वेल, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू कि यहाँ पे जो माइक्रोब्स है, मेथिनोजेंस जैसे बैक्टीरिया या मिथिनोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया जो है वो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। बायोगैस में मेनली 50 to 70% तक मीथेन गैस होती है, 30 से 40% तक CO2 होती है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 10% यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन जैसी गैसेज होती हैं। अब यहाँ पे जो मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन होता है, राइट, ये कराया जाता है एक बायोगैस प्लांट में, जिसमें कि लगभग 10 to 15 फीट का एक कंक्रीट टैंक होता है, जिसमें गैस होल्डर होता है। एक साइड से आप डंग वाटर डालते हैं, दूसरी साइड से आप जो है स्लज को निकाल लेते हैं। दैट स्लज कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर। तो ये सब मैं डिटेल में बता चुका था, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग फर्दर इन डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक। सो आई हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली वन थिंग हियर। ये जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस होता है, तो बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है, जो मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो है 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 3 स्टेप्स हियर, राइट। सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे देयर आर मेनली 3 स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए यहां पे मेनली 3 मेजर स्टेप्स हैं। नंबर वन इज solubilization, number 2 is acidogenesis, and number 3 is methanogenesis. Are you getting or not? So there are mainly 3 major steps: solubilization, acidogenesis and methanogenesis. एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं बायोगैस के लिए, मेनली उसमें काउ डंग या बफेलो डंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिच इन सेलुलोज होता है। तो जो रॉ मटेरियल है उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं? हेमी सेलुलोज, फैट, अदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इवन सम प्रोटीन्स ऑल्सो। तो ये सारे के सारे ब्रेक डाउन कर लेते हैं अपने आप को। ऑल दीज विल ब्रेक डाउन इनटू दी राइट मोनोमर। ये खुद को ब्रेक डाउन कर लेते हैं मोनोमर्स में। इस फर्स्ट स्टेप को आप कहते हैं, जैसे मोनोमर बनता है इस प्रोसेस को आप कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन। तो सॉल्युबलाइजेशन के लिए यहाँ पे राइट कौन रोल प्ले करता है? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो पहले इनको ब्रेक करते हैं। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजर माइक्रोब्स, वो सॉल्युबलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोनोमर है ये बनाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, और यहाँ पे सबसे चीफ ऑर्गेनिक एसिड होता है एसिटिक एसिड। इस प्रोसेस को जो परफॉर्म करते हैं, जो फर्मेंटिव बैक्टीरिया यानी कि जो फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं, वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। फर्मेंटिव बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट से ऑर्गेनिक एसिड बनता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। सो दिस इज सेकंड प्रोसेस दैट यू कॉल एसिडोजेनेसिस, एंड द लास्ट मीथेन गैस प्रोडक्शन विल टेक प्लेस, और द बायोगैस प्रोडक्शन विल टेक प्लेस। लास्ट प्रोसेस इज बायोगैस। अब बायोगैस में यहाँ पे जो चीफ गैसेज है, मीथेन है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है। दीज आर द मेजर बायोगैस, राइट। ये एसिडोजेनेसिस प्रोसेस था, एंड बायोगैस का जो प्रोडक्शन हुआ एट द एंड, दैट यू कॉल्ड मिथेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को आप मिथेनोजेनेसिस कहते हैं। सो दिस इज द फ्लो चार्ट, और दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स बाय विच methane gas production or biogas production will take place. Right now I am going to discuss about the biocontrol agents. तो ये फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड विद यू। Another one is
biocontrol agents. Another topic is biocontrol agents that I am going to discuss now. So listen carefully about this. Biocontrol agents की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए प्लीज. Now the next topic is biocontrol agents. देखिए प्लीज. My next topic is biocontrol agents. So listen carefully. देखिए about biocontrol agents. देखिए बायोकंट्रोल एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूं. अब ये बायोकंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, राइट? इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूं. देखिए हमारा जो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं. एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कराते हैं. लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन जो हम कराते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट? काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और जो पेस्ट्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. काफ़ी सारी ऐसी प्लांट डिजीज होती है जिससे कि क्रॉप डिस्ट्रक्शन ग्रेटली होता है. अब इन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, फंजीसाइड्स हो सकते हैं, वीडीसाइड्स हो सकते हैं. सो देयर आर सो मैनी केमिकल्स विच वी जनरली यूज इन आवर एग्रीकल्चरल फील्ड, राइट? तो हम काफ़ी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करके क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं. बट दैट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन. वो अपने आप में एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो भी आप केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जरूरी नहीं है कि उसके यूजफुल इफेक्ट ही हो, उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं. वो केमिकल्स अपना टारगेट हार्मफुल इंसेक्ट्स या हार्मफुल पेस्ट को तो बनाता ही है, साथ के साथ यूजफुल ऑर्गेनिज्म को भी अपना टारगेट बना लेता है. सोइल की बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है. सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स कल्चर है, सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया है, सोइल के अंदर भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फ्लोरा है, फोना है इनसाइड दी सॉइल, जो कि यूजफुल भी हो सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनको भी टारगेट बना लेता है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. और भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है. अगर आप इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन केमिकल्स का इफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स एनिमल्स पे भी पड़ सकता है. इवन ह्यूमन बींग पे भी इन केमिकल्स का इफेक्ट पड़ सकता है. तो केमिकल का जो आप इस्तेमाल करते हैं टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन, दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं इसमें आप इस्तेमाल करते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स, बायो फंजीसाइड्स, एग्जैक्टली ऑल ऑफ यू. तो देयर आर सो मैनी एजेंट्स विच यू यूज टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन, और इन एजेंट्स को आप बायोकंट्रोल एजेंट्स कहते हैं. और इन बायोकंट्रोल एजेंट्स का जो फायदा है कि ये क्या करते हैं, किसी भी जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट होता है उसको अपना टारगेट नहीं बनाते हैं, या उसके हार्मफुल इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होते हैं जितने किसी केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं दीज आर मच बेनिफिशियल एज कंपेयर टू दीज केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स और द पेस्टिसाइड्स, राइट? तो वी जनरली कॉन्सेंट्रेट ऑन द यूजिंग ऑफ दीज बायोकंट्रोल एजेंट्स. अब ये जो बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं, दीज बायोकंट्रोल एजेंट्स, राइट, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, राइट, यू नो, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप. कुछ ऐसे बायोकंट्रोल एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, राइट, जो कि हार्मफुल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कुछ दूसरे इंसेक्ट्स जो कि उनको फीड कर जाते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव होगा. तो यहाँ पे बायोकंट्रोल एजेंट्स का जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप. ये इसका एक मेन प्रिंसिपल है, राइट? ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, लास्ट का टॉपिक है यहाँ पे, राइट? सेकेंड लास्ट टॉपिक. इसके बाद माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो लास्ट टॉपिक है. सेकंड लास्ट टॉपिक को एनसीईआरटी का पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़िएगा और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ. जैसे कि यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स की मैं बात करूँ, जैसे ये लेडी बर्ड है, ये एक बिटल है विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग. ये कुछ एग्जाम्पल्स बायो कंट्रोल एजेंट्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, राइट? ये रेड और ब्लैक मार्किंग होती है इसमें, और ये क्या है, एक बिटल है. रेड एंड ब्लैक मार्किंग बिटल्स, और ये जो है कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल दी
एफिड्स। एफिड्स जो होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, राइट, जो कि क्रॉप का डिस्ट्रक्शन करते हैं, राइट। तो लेडी बर्ड, यानी कि यहाँ पे कोई केमिकल भी आपने इस्तेमाल नहीं किया है, लेडी बर्ड एक बीटल है, उसका आपने इस्तेमाल किया और यहाँ पे उसने प्रिंसिपल लगा दिया ना आपने। मैंने पहले ही बोला बायो कंट्रोल एजेंट्स का जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप। तो लेडी बर्ड इज द प्रीडेटर फॉर द एफिड्स एंड कंट्रोल द एफिड्स, एंड इससे क्रॉप प्रोडक्शन के डिस्ट्रक्शन को काफी हद तक बचाया जा सकता है और कंप्लीटली इको फ्रेंडली है। इसका इन्वायरमेंट की रिडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अनदर एग्जाम्पल इज ड्रैगन फ्लाइज। आपने देखा होगा कुछ ड्रैगन फ्लाइज होते हैं। ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं ये मॉस्किटो कंट्रोल करते हैं, फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। ये क्या करते हैं? फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। मॉस्किटो लार्वा को फीड करके मॉस्किटो को कंट्रोल करने का काम करते हैं ड्रैगन फ्लाइज। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, बीटी, यानी कि जिसको आप बेसिलस थ्रुनजिनेसिस बोलते हैं। बेसिलस थ्रुनजिनेसिस ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है एक टॉक्सिन रिलीज करता है। इस बैक्टीरिया को आप बीटी भी कहते हैं और ये एक बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, राइट। ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये बैक्टीरिया जनरली स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उन स्पोर्स को आप वाटर के साथ मिक्स करके अपने खेतों पे स्प्रे कर सकते हैं और जब इनको कोई इंसेक्ट आपका जो कैटरपिलर और बटरफ्लाई है वो क्रॉप को डिस्ट्रक्शन करने में इन्वॉल्व होता है, अगर वो कैटरपिलर इनको फीड करता है ऐसी क्रॉप्स को, तो वो इस बीटी टॉक्सिन को भी फीड कर जाता है और ये बीटी टॉक्सिन जो है उसकी गट में एंटर करके उसको किल कर देता है। तो ये बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया है। ये जो बीटी है, बैसिलस थ्रुनजिनेसिस, एक बैक्टीरिया है, बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। इस बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड, एज इंसेक्टिसाइड्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये जनरली स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वाटर के साथ इनको मिक्स करके खेतों पे स्प्रे कर दिया जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इनको स्प्रे कर दिया जाता है एंड दीज कैन किल्स दी सो मैनी इंसेक्ट्स। ये स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही अपना टारगेट बनाते हैं। इनका इस टॉक्सिन का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये एक स्पेसिफिक है, यानी कि एक नैरो स्पेक्ट्रम में ये काम करता है। एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू, तो ये भी एक बेटर इंसेक्टिसाइड्स का एग्जांपल है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक, राइट। इनको आप एनसीईआरटी की बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। तो बीटी यानी कि बेसिलस थ्रुनजिनेसिस भी एक बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें भी हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई है, राइट, यानी कि इस बैक्टीरिया का जीन ही हमने कुछ क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि नेचुरली रेजिस्टेंट हो जाती हैं फिर उस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल इज बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस, दिस वायरस बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। एनपीवी मतलब न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के जीनस से बिलोंग करता है। एनपीवी की मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। एनपीवी मतलब न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो इस वायरस के जीनस से ये बिलोंग करता है। जीनस एग्जैक्टली बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस और ये जो है जनरली टारगेट बनाता है, राइट, ये जनरली किल करता है, किल द हार्मफुल इंसेक्ट। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए डिजीज खोज का काम करता है, हार्मफुल इंसेक्ट्स को ये किल करने का काम करता है, उनको अपना टारगेट बनाता है और ये भी स्पेसिफिक है, ये भी नैरो स्पेक्ट्रम में काम करता है, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट, उन पे इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये भी एग्जांपल है, ये वो एग्जांपल है, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक आल्सो। ऐसे ही एक एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये टाइप ऑफ फंजाई, ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा जनरली फाउंड इन रूट इकोसिस्टम, ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। दिस इज द फंजाई व्हिच इज एसोसिएटेड विद द रूट इकोसिस्टम। और ये जो ट्राइकोडर्मा फंजाई है ये एग्जैक्टली क्या करता है, ये जो है ये भी कुछ जो प्लांट्स पैथोजेंस होते हैं, राइट, उन पे अटैक करने का काम करता है, प्लांट पैथोजेंस को ग्रो नहीं होने देता है। तो ये भी एक बेटर सोर्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स है। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स में इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा, ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करता हूँ, तो सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बायो हर्बिसाइड्स। अभी बायो हर्बिसाइड्स क्या है, यानी कि वो एजेंट, दीज मे बी द इंसेक्ट्स और दीज मे बी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच जनरली इरेडिकेट द वीड्स। जो वीड्स होते हैं जिनको आप खरपतवार बोलते हैं, ये भी क्रॉप को डिस्ट्रक्शन करते हैं, राइट, इज दैट क्लियर? तो क्रॉप के डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को क्रॉप की ग्रोथ को
नहीं होने देते हैं, क्रॉप को बढ़ने नहीं देते हैं। तो क्रॉप डिस्ट्रक्शन में यानी कि फूड डिस्ट्रक्शन में दीज आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, जिनको आप बायो हर्बिसाइड्स कहते हैं, तो सॉरी जिनको आप वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यू कैन यूज सम काइंड ऑफ बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स में यू कैन यूज ऑफ सम फंजाई, यू कैन यूज ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है उन वीड्स को खत्म करने के लिए। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फीड करते हैं वीड्स पे, जिससे कि उस वीड का इरेडिकेशन हो जाता है और हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इवन उनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को केमिकल फ्री कर सकते हैं। इनको हार्मफुल जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है या पेस्टिसाइड्स है या वीडिसाइड्स है उनसे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एग्जांपल्स आप देखिए जरा। तो बायो हर्बिसाइड्स में कुछ इंसेक्ट प्रेडेटर्स लिखे हैं, जैसे कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। दिस इज द इंसेक्ट। कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम जो है एक इंसेक्ट प्रेडेटर है एंड दैट फीड ऑन ओपनशिया। इसको प्रिकली पियर कैक्टस भी बोलते हैं ओपनशिया को, और ये एक सीरियस वीड है और इसको फीड करने का काम करता है ये इंसेक्ट। दूसरा कौन सा है? दूसरा इज क्रिसोलिना बीटल्स। जो क्रिसोलिना बीटल्स है दैट फीड ऑन Hypericum perforatum. Hypericum perforatum, this is also known as kalmath weed and that is found in USA. ये उसको फीड करता है क्रिसोलिना बीटल। Is that clear to all of you? बात समझ में आ रही है? तो दो एग्जांपल्स हैं जो जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद माइको हर्बिसाइड्स, यानी कि ऐसे कुछ फंजाई। माइको मीन्स फंजाई। फंजाई भी वीड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट माइको हर्बिसाइड जिसको आप बोलते हैं दैट इज फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। इसको डिवाइन भी कहा जाता है, दैट फीड ऑन मिल्क वीड वाइन्स। ये मिल्क वीड वाइन्स, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा मिल्क वीड वाइन्स को फीड करता है एंड ये फर्स्ट माइको हर्बिसाइड बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो बीन नोन एज डिवाइन। ये जो मिल्क वीड वाइन्स है ये एक वीड है दैट इज जनरली फाउंड इन द ऑर्चर्ड्स ऑफ द सिट्रस। सिट्रस के ऑर्चर्ड्स में पाया जाता है ये मिल्क, जो आपका मिल्क वीड वाइन्स है, और इसको जनरली जो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा है ये उसको ग्रो नहीं होने देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके लिए एक डिजीज का काम करता है। ऐसे ही कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरोइड्स, ये जो है ये भी एक पैथोजन की तरह काम करता है एक वीड पे जिसका नाम है नॉर्दर्न जॉइंट वेच। नॉर्दर्न जॉइंट वेच, दिस इज द वीड फॉर द राइस प्लांट। तो ये राइस प्लांट के लिए एक सीरियस वीड है। इज दैट क्लियर? और इसको जो है यानी कि इसको जो अफेक्ट करता है, इसको जो डिस्ट्रॉय करता है, इसको कोलेजो भी आप बोलते हैं। कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरोइड्स इसको कहा जाता है। और ये क्या काम करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है। इट कैन बी द पैथोजन फॉर दिस वीड नॉर्दर्न जॉइंट वेच, दैट इज द वीड फॉर द राइस फील्ड। इसके अलावा यहाँ पे सर्कोस्पोरा रेडमनी। सर्कोस्पोरा रेडमनी, दिस इज द फंजाई which generally influence the water hyacinth. वाटर हाइसिंथ के लिए एक डिजीज का काम करता है, पैथोजेनिक है ये वाटर हाइसिंथ के लिए। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सर्कोस्पोरा रेडमनी, राइट। सर्कोस्पोरा रेडमनी का मेनली इस्तेमाल किया जाता है यूएसए में, राइट। ये सीरियस जो एक्वेटिक वीड है जिसको आप वाटर हाइसिंथ यानी कि टेरो बेंगोल भी कहते हैं, उसको किल करने का काम करता है। तो कुछ एग्जांपल्स है बायो हर्बिसाइड्स को के, और इन एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके हम जो है अपने आप को केमिकल फ्री कर सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से हम बच सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, राइट, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? यू नो दिस इज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, राइट। सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि पेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, पेस्ट को इरेडिकेट करना है, लेकिन आप वहां पे अगर कोई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केमिकल पेस्टिसाइड से और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उस पेस्ट को इरेडिकेट करना है, वो भी इस मैनर में कि आप वहां पे केमिकल का इस्तेमाल ना करें और केमिकल के इस्तेमाल से उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच सके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड दिस इज द एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। इसमें आप तीनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स का, और ये वो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप जो है जो ग्रेट इन्वायरमेंटल लॉस होता है, रिडक्शन होता है, राइट, ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल करने से, उससे आप बच सकते हैं। तो आपको एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, जिससे कि पेस्ट को कंट्रोल कर सके, और इसमें आप फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्रेट रिडक्शन होता है इन्वायरमेंट का, ग्रेट लॉस होता है इन्वायरमेंट का, या जो हार्मफुल इफेक्ट होता है केमिकल्स की वजह से, उससे बचा जा सकता है। तो इसका अल्टीमेट एम यही है कि हार्मफुल जो केमिकल
इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनसे किस तरीके से उनके हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो उस केस में वी नीड टू यूज ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो नाम ही इसका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि इसमें आप तीनों अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों अप्रोच का आप इस्तेमाल करेंगे तो इरेडिकेशन जल्दी होगा, राइट। और साथ के साथ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल से भी आप बच सकेंगे। खाली आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल लॉस होता है, इन्वायरमेंटल रिडक्शन होता है। तो उससे बचने के लिए वी नीड टू डेवलप दिस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे अनदर पॉइंट, इसके जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, क्रिएट एंड मेंटेन द सिचुएशन इन विच इंसेक्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू क्रॉप, राइट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव सेम ही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई यहाँ पे जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है उसको कंट्रोल करना, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना, राइट, ऐसी सिचुएशन को मेंटेन करना जिससे कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स से प्लांट्स को बचाया जा सके। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? टूल्स यूज इन आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वैरायटीज होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को फीड कर जाते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनके जो प्रीडेटर्स है या उनके जो पैथोजेंस है उनका इस्तेमाल कीजिए। बायो कंट्रोल एजेंट्स जिनको आप बोलते हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि उन हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे और क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हो जाएगा। Is that clear to all of you? This is very simple. इसके अलावा लेट प्लांटिंग, सपोज दैट कोई सीजन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर सीजन है, उस सीजन में कोई पर्टिकुलर हार्मफुल इंसेक्ट्स है, राइट, यानी कि जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसी सीजन में जनरली आता है, तो जनरली आप लेट प्लांटिंग कीजिए, उस सीजन को अवॉइड कीजिए, राइट। इसके अलावा कंट्रोल यूज ऑफ केमिकल्स, और केमिकल्स का यूज जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना है, राइट, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों के कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इट मींस वी आर रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन द केमिकल्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और उनसे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को भी हम कम कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायो हर्बिसाइड्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट यू कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स, अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायो फर्टिलाइजर्स से भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट another and the last topic of this chapter. After that this chapter will be complete, that is called biofertilizer. So I am going to discuss about the biofertilizers now. So listen carefully about the biofertilizers, please ध्यान दीजिए। biofertilizers, अब biofertilizers क्या है, you must understand about this. जैसे आप यहाँ पे केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स या फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे हम लोग जो हैं कुछ फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। नो डाउट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव तो हो जाता है, लेकिन उन केमिकल से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट है, उनसे होने वाला जो इन्वायरमेंटल लॉस है, उससे हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को। तो ऐसे केस में वी नीड टू गिव द प्रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको कहते हैं जहां पे आप विदाउट केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किए हुए कुछ बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इफ यू आर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो इसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है। उसमें प्रोडक्शन उससे पैदा होने वाला जो फूड है, उससे पैदा होने वाला जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या क्रॉप प्रोडक्शन है, दैट इज इवन वेरी हेल्दियर फॉर आवर डाइट। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ इवन, राइट। क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे नेचर का भी लॉस होता है और उससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है जितने भी ऑर्गेनिज्म है। इज दैट क्लियर? इवन ह्यूमन बींग पे भी उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए वी नीड टू यूज सच काइंड ऑफ fertilizers which are generally biofertilizers, and that can improve the soil quality and that can improve the
fertility of soil, right? So now I'm going to discuss about microbes as biofertilizers. Another topic is microbes as biofertilizer. This is the last topic of this chapter. Microbes as biofertilizers. तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, राइट? तो फर्टिलाइजर्स में जनरली कौन से आते हैं? इसमें बायोलॉजिकल मेथड्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं विच इंक्रीज द फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल. व्हेन द फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल विल इंक्रीज देन क्रॉप प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज. तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं which increase the fertility power of soil, जो कि fertility power of soil को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें आप बायोफर्टिलाइजर्स कहते हैं, राइट? एंड बायोफर्टिलाइजर से होने वाला जो एग्रीकल्चर है उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं. ये बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं, राइट? या बायोफर्टिलाइजर्स ये कौन कौन से हो सकते हैं? दीज में बी द बैक्टीरिया, दीज में बी द फंजाई एंड दीज में बी द साइनोबैक्टीरिया. तो यहां पे कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं which act as biofertilizers, which improve the fertility power of soil and which protect our agricultural field from the harmful chemical fertilizers, right? Because we will not use of chemical fertilizers if we are using this, right? Because there is no side effect of such kind of biofertilizers. तो यहाँ पे बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है. तो बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए. बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स में जो मेनली आता है, सबसे पहले आता है राइजोबियम. राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा होगा. दिस इज फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द लेगुमिनस प्लांट रूट्स, और रूट नोडुल्स बनाने का काम करते हैं. 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा. ये कहाँ पाए जाते हैं? विद द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट. तो लेगुमिनस प्लांट के साथ ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं, राइट? सिम्बायोटिकली होते हैं. दीज आर प्रेजेंट सिम्बायोटिकली विद द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, राइट? तो सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम, राइट, विद द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, N2 फिक्सेशन का काम करते हैं. ऐसे ही कुछ और भी बैक्टीरिया है जैसे एजेटोबैक्टर, जैसे कि एजोस्पाइरिलम. ये जो एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलम है, ये दोनों ही N2 फिक्सर्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं एंड ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल, और वहां पे सॉइल की का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं, सॉइल के लिए फर्टिलाइजर से काम करते हैं. ऐसे ही यहाँ पे कुछ फंजाई हैं. फंजाई के एग्जांपल देख लीजिए. बैक्टीरिया के एग्जांपल बताया मैंने. फंजाई में आता है ग्लोमस जीनस. तो ग्लोमस जीनस के जो फंजाई है, ये एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोमस जीनस के जो फंजाई है फाउंड इन द एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? माइकोराइजा की फॉर्म में पाए जाते हैं. और माइकोराइजा का मतलब क्या है? दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंजाई. फंजाई और रूट्स और हायर प्लांट्स की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आप माइकोराइजा कहते हैं. तो माइकोराइजा फंजाई और रूट्स की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है. ग्लोमस जीनस के फंजाई होते हैं जनरली, और ये जो फंजाई है यहाँ पे क्या काम करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को फ्रॉम सॉइल. तो इनका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस. फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं सॉइल से और प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, राइट? एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल. इसके अलावा इनका एक सिग्निफिकेंस ये और है, यहाँ पे सॉइल बोर्न पैथोजेंस से भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम दी सॉइल बोर्न पैथोजेंस. तो ये भी फंजाई के यहाँ पे रोल है, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल बोर्न पैथोजेंस. तो सॉइल बोर्न पैथोजेंस से भी ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. तो ये भी इनका एक सिग्निफिकेंस है. इसके अलावा अनदर वन इज साइनोबैक्टीरिया. अब साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ. साइनोबैक्टीरिया से पहले एक एक्टिनोमाइस्टिस का एग्जांपल देख लीजिए. एक्टिनोमाइस्टिस में एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है फ्रैंकिया. फ्रैंकिया जो होता है ये सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होता है विद द नॉन लेगुमिनस प्लांट, और ये भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है.
तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो कुछ और एग्जांपल देखिए, देखिए प्लीज। ऐसे ही एक एग्जांपल है जिसे आप कहते हैं फ्रैंकिया। फ्रैंकिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमाइस्टिस। एक्टिनोमाइस्टिस का एग्जांपल है एंड दिस इज फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, में पाया जाता है विथ एसोसिएशन symbiotic association with roots of नॉन लेगुमिनस प्लांट। तो जो नॉन लेगुमिनस प्लांट है उनकी रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है ये। और नॉन लेगुमिनस प्लांट का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बता रहा हूँ आपको, एलनस। एलनस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे राइट साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं जनरली ये फाउंड इन बोथ सिस्टम, ये एक्वेटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, N2 फिक्सर्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। जनरली ये सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं और जनरली खासकर साइनोबैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया एनेबिना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, ये कुछ एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया के। ये जनरली पैडी फील्ड्स में सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंप्रूव करने का काम करते हैं। पैडी फील्ड्स में सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंप्रूव करने का काम करते हैं, एबिलिटी को, फर्टिलिटी एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनेबिना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन ये N2 फिक्सेशन करते हैं और ये जो साइनोबैक्टीरिया है इंक्रीज राइट N2 फिक्सेशन को प्रमोट करते हैं इन पैडी फील्ड्स में ये N2 फिक्सेशन को प्रमोट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज एक एग्जांपल है एनेबिना एजोली। एक साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल और है एनेबिना एजोली। एनेबिना एजोली की मैं बात करूं, ये जो एनेबिना एजोली है दिस इज द साइनोबैक्टीरिया विच फाउंड इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एक्वेटिक फर्न्स जिसका नाम है एजोला। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला। एजोला क्या है? एक एक्वेटिक फंड है, राइट, एक्वेटिक फंड इसको बोल सकते हैं आप। तो इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एनेबिना एजोली। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसे ही यहाँ पे और भी एग्जांपल है जैसे कि एजोला पाइनेटा, ये एक टेरिडोफाइट्स है और ये दिस इज दी टेरिडोफाइट्स एंड इट एक्ट एज गुड फर्टिलाइजर्स। ये एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर की तरह काम करता है एजोला पाइनेटा, राइट। ऐसे ही एक एग्जांपल और है ओलोसीरा। ओलोसीरा जो है दिस इज दी साइनोबैक्टीरिया विच इज वाइडली यूज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चरल कल्चर। खासकर ये जो है इस्तेमाल किया जाता है राइट इंडियन राइस फील्ड में, इसका इस्तेमाल किया जाता है ओलोसीरा। ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, एक्ट एज ए फर्टिलाइजर। ये एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर है यूज इन इंडियन राइस फील्ड्स में आपका इनका इस्तेमाल किया जाता है, ओलोसीरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये लिखने हैं आपको और लिख लिख के याद करने हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए लास्ट, एनेबिना साइकेडी। एनेबिना साइकेडी जो है दिस इज फाउंड इन दी कोरोलॉइड। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कोरोलॉइड में ये पाया जाता है, दैट इज दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद दी साइकस प्लांट। तो एक अनदर वन इज एनेबिना साइकेडी, दिस इज फाउंड इन कोरोलॉइड। कोरोलॉइड क्या है? दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइकस प्लांट। कोरोलॉइड क्या बनाता है ये? This corolloid is the symbiotic association of Anabaena saicadi with the roots of cycas plant, right? So this is all about microbes as biofertilizers.
एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नए टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।